बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 मेजरमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसकी बुनियाद पे हमारी पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो रही होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर वहाँ पे आपको समझाते जाएंगे कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट? A generalized idea about a class of objects, attributes, occurrences और processes। ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में कोई जनरलाइज्ड आइडिया, यानी कोई भी चीज़, मिसाल हम कोई भी डेटा कलेक्ट करते हैं, क्वेश्चनर डेटा हो चाहे सेकेंडरी डेटा हो, किसी किस्म का डेटा जब आप मार्केट से कलेक्ट करते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होते हैं, कोई ना कोई इसके पीछे वाक़यात होते हैं, कोई ना कोई इसके पीछे चीज़ होती है। मिसाल मेल एंड फीमेल, मिसाल क्वेश्चनर के अंदर आपको ये जेंडर का कॉलम में मेल एंड फीमेल नज़र आता है, तो उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ ये होता है कि हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, एक चीज़ को क्लासीफाई कर रहे होते हैं कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने। इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यानी कि हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, या हम ये पूछें कि उर्दू यूनिवर्सिटी जो है वो कराची की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, एग्री डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, मिसाल ये हम ऑप्शन उसको देते हैं। तो देखें, अब ये जो सवाल हमने पूछा, उर्दू यूनिवर्सिटी जो ना कराची की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है, ये जो सवाल है उसमें हमारा मकसद ये है कि हम उससे जो ना वो कोई रिस्पॉन्स ले रहे हैं, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि कोई मालूमात दरकार है हमें कि वो क्या राय देता है, अच्छी राय देता है या बुरी राय देता है। तो ये हम कुछ और पूछ रहे हैं, जबकि अगर हम क्वेश्चनर के अंदर मेल फीमेल का कॉलम देते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम गिनती यानी काउंटिंग के लिए देख रहे होते हैं कि हमारे रिसर्च के अंदर कितनी फ़ीमेल्स की तादाद है, कितने मेल्स की तादाद है। तो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? स्पेसिफाई व्हाट द रिसर्चर मस्ट डू टू मेजर द कॉन्सेप्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए, हर कॉन्सेप्ट जो भी हम ऑप्शंस देते हैं, डिफरेंट किस्म की जो ना वो चीज़ें होती हैं जो अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक के पीछे जो ना उसकी टेस्टिंग क्राइटेरिया अलग अलग होती है। वो क्या क्राइटेरिया होता है वो हम आगे इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं स्केल्स पे। याद रखें, डेटा हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। हर डेटा जो है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होता। डेटा वर्ड्स के अंदर भी होता है, ठीक है, सिचुएशंस के अंदर भी होता है, बिहेवियर्स के अंदर भी होता है। ठीक है, हर डेटा को मेजर करने का तरीका डिफरेंट होता है। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है स्केल। सीरीज़ ऑफ आइटम्स अरेंज अकॉर्डिंग टू वैल्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ क्वांटिफिकेशन। स्केल बेसिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि डेटा की नेचर क्या है, किस किस्म का डेटा हम यूज़ करने जा रहे हैं, उस डेटा की नेचर क्या है। एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, उसी बुनियाद पे फिर हम आगे उस डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं नॉमिनल डेटा, नॉमिनल स्केल डेटा। याद रखें, नॉमिनल स्केल डेटा जो है क्वेश्चनर के अंदर, अगर आपने कभी क्वेश्चनर फिल किया हो या आप अभी क्वेश्चनर हो सके बनाएंगे रिसर्च के अंदर, तो उसमें देखें एक आप ऑप्शन देते हैं जेंडर, आप उसको कहते हैं मेल फीमेल। याद रखें, जब आप वो चीज़ क्वेश्चनर जब आप लोगों से फिल करवाते हैं तो वहाँ पे तो मेल और फीमेल का ऑप्शन होता है, लेकिन जब आप उस चीज़ को कंप्यूटर में यानी सॉफ्टवेयर में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पे हम उसको आपको कोड करते हैं, उसको कोड करते हैं, क्योंकि देखो सिस्टम कभी भी आपकी वर्ड्स की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। सिस्टम को नहीं पता मेल क्या है फीमेल क्या है, इसीलिए सिस्टम को कोडिंग के लिए आपको नंबर देना पड़ता है। तो अमूमन हम ये करते हैं कि मेल को 2 दे दिया, फीमेल को 1 दे दिया, या फीमेल को 2 दे दिया, मेल को 1 दे दिया, या एक को 0 दे दिया, दूसरे को 1 दे दिया, यानी ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पे 0, 1 या 1, 2 जो भी हम नंबर दे रहे हैं, इस नंबर में हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इससे कोई जो है ना वो सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है। मिसाल अगर हम 2 दे रहे हैं किसी को
मेल को अगर 2 दे रहे हैं, फीमेल को 1 दे रहे हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेल जो है ना यहाँ पे हाई है इसीलिए हमने इसको 2 दिया है, फीमेल लो है तो हमने इसको 1 दिया है। कोडिंग का हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने नंबर दिया है ताकि हमें पता लगे कि 2 का मतलब मेल है, 1 का मतलब फीमेल है, जस्ट पता लगे बस। सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने नंबर दिए हैं। हमारा नंबर से कोई कंसर्न नहीं है कि 2 का मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे कोई नहीं है। हम 2 फीमेल को भी दे सकते हैं, 1 मेल को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ऑर्डर है ही नहीं। हम यहाँ पे कोई वो दे ही नहीं रहे कि मेल अच्छा है या फीमेल नहीं है। यहाँ पे नंबर सिर्फ पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे आपकी क्लास के रोल नंबर होते हैं, ठीक है, क्लास का रोल नंबर किसी का 1 होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 3 होगा। तो अब 1 का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो नंबर 1 स्टूडेंट है, वो सिर्फ एक नंबर है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में रूम्स हैं, रूम को नंबर दिए हुए हैं 1 2 3, तो 1 का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि सबसे बड़ा रूम है या सबसे छोटा रूम है। 2 का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये दूसरे नंबर वाला बड़ा रूम है, ठीक है। ये जस्ट पहचान के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर दिए हुए हैं। तो अगर हम किसी चीज़ को सिंपल कोड करते हैं, नंबरिंग देते हैं, ठीक है, तो वो जो नंबरिंग होती है जस्ट नंबरिंग होती है, इसमें नंबरिंग का कोई मकसद नहीं होता। अक्सर आप लोगों ने प्लेयर्स के शर्ट्स के पीछे नंबर लिखे हुए नज़र आएंगे। आफरीदी की शर्ट के पीछे कोई नंबर लिखा होगा, कोई रोनाल्डो की शर्ट के पीछे कोई नंबर लिखा होगा। तो वो नंबर जो है ना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मिसाल किसी की शर्ट के पीछे नंबर 1 लिखा हुआ है तो वो दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है, हरगिज़ ये मतलब नहीं है। शर्ट्स के नंबर जो है ना वो ऐसे रेंडमली कोड करने के लिए दिए गए हैं। उसमें प्लेयर्स की जो है ना वो बॉडी के हिसाब से वो शर्ट्स बनाए जाते हैं और नंबरिंग करके आसानी की जाती है कि ये इस नंबर वाली शर्ट फ़लाँ बंदे के लिए जो है ना वो फिट है। तो वो सिर्फ वो आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा है, ये नहीं रखा कि वो नंबर 1 लिखा होगा तो वो बेहतरीन प्लेयर होगा और नंबर 10 लिखा होगा तो वो बिल्कुल 10वें नंबर वाला प्लेयर होगा, ऐसा नहीं है। वो जस्ट नंबरिंग होती है। तो ये नॉमिनल स्केल है, जब जिसमें हम सिर्फ नंबरिंग देते हैं। तो आपका जो शर्ट के पीछे नंबर होता है तो वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, ना कि इससे कोई ऑर्डर का पता लग रहा होता है या किसी प्रेफरेंस का पता लग रहा है। इसी तरीके से क्लास के आपके सीट नंबर होते हैं या रोल नंबर होते हैं तो वो भी जस्ट पहचान के लिए होते हैं। आपका CNIC नंबर से हरगिज़ ये पता नहीं लग रहा कि कौन सुपीरियर है कौन इन्फीरियर है, जस्ट नंबर है, जस्ट आपकी पहचान है, ठीक है। तो ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका नंबर CNIC के एंड में आपका नंबर जो है ना 1 आ गया और आप खुश हो जाएं कि भाई मैं नंबर 1 हो गया पूरे पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए नंबर है, आपकी पहचान के लिए नंबर है। तो ये नॉमिनल स्केल है। क्लास का रोल नंबर नॉमिनल स्केल है। अटेंडेंस नंबर जो है वो जो है आपकी क्लास में जो अटेंडेंस हो रही है उसका नंबर जो है वो आपका नॉमिनल स्केल है, ठीक है। क्लासरूम्स को जो हमने नंबर दिए हैं वो नॉमिनल स्केल है। शर्ट्स के पीछे जो नंबर हैं वो भी नॉमिनल स्केल है, ठीक है। मिसाल हम क्वेश्चनेयर के अंदर ऑप्शन डालते हैं क्वालिफ़िकेशन में हम डालते हैं कि भाई मैट्रिक है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, मास्टर है, PhD है। हमने इसमें नंबरिंग कर दी, हमने मैट्रिक को डाल दिया 1, कोड 1 डाल दिया, इंटर को 2 डाल दिया, इसी तरीके से ग्रेजुएशन को 3। अब यहाँ पर हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक 1 है तो वो बिल्कुल लो कैटेगरी है। हम ये यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि 1 से मतलब मैट्रिक, 2 से मतलब इंटर, 3 से मतलब ग्रेजुएशन एंड सो ऑन। अब जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो हमारा मकसद सिर्फ ये होगा कि इन नंबरों से हम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करेंगे कि मैट्रिक वाले कितने बंदे जो है ना हमारी रिसर्च में शामिल हैं, इंटर वालों की तादाद कितनी है, ग्रेजुएशन वालों की तादाद कितनी है। हम सिर्फ काउंटिंग से एसोसिएटेड होंगे। हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैट्रिक होगा तो वो बड़ा लो लेवल का बंदा होगा या ग्रेजुएशन होगी या PhD होगा तो बड़ा हाई लेवल का बंदा होगा, नहीं। हम ये नंबर दे के सिर्फ उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई ये जो बंदा होगा ये इस नंबर यानी 1 नंबर वाली जो है ना वो टोटल कितने लोग हमारी रिसर्च के अंदर शामिल हैं। उससे हम जो है ना वो पता कर लगा सकेंगे मैट्रिक पास जो है वो कितने जो है ना वो हमारे में इंटर पास कितने जो है ना वो हमारे रिसर्च में शामिल है। इसलिए ये सिर्फ हम आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर डालते हैं। इसी हिसाब से जेंडर ऑप्शन होते हैं, मेल फीमेल।
मेल को हम कोई नंबर देते हैं, फीमेल को भी कोई नंबर देते हैं, बाद में जो है ना वो नंबरों को काउंट करते हैं कि भाई 1 नंबर कितनी मरतबा आ रहा है। सपोज़ 50 मरतबा आ रहा है तो हम कहेंगे भाई हमारी रिसर्च के अंदर फीमेल 50 है। फिर हम देखते हैं 2 कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, 2 सपोज़ 70 मरतबा रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे भाई हमारे जो रिसर्च के अंदर मेल हैं वो 70 हैं। तो नॉमिनल से सिर्फ हमें ये पता लगेगा, हम जो नंबरिंग देते हैं सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर देते हैं। नंबर का हरगिज़ कोई मतलब नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, कोई वो नहीं होता कि ये बंदा बड़ा जो है ना वो टॉप पर है, ये बॉटम पर है, ऐसा हरगिज़ मतलब नहीं होता। अगर किसी को 1 दे रहे हैं तो 1 सिर्फ पहचान के लिए दे रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल स्केल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, यूनिकली क्लासीफाइड, इसमें भी नंबर होता है लेकिन प्रिजर्व्स ऑर्डर। देखो नॉमिनल में भी नंबर था लेकिन नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर है। नंबर यहाँ पर भी होगा लेकिन अब यहाँ पर जो नंबर होगा उसके पीछे ऑर्डर है। मिसाल अगर आप कोई रेस हुई, उस रेस के अंदर जो सबसे पहले नंबर पे जो जीता हुआ उसको नंबर 1 दे दिया, जो रनर अप था उसको 2 दे दिया, जो आखिर में दोनों के जो पीछे जो था वो तीसरे नंबर पे आ गया। अब यहाँ पे नंबर तो 1 2 3 हैं लेकिन यहाँ नंबर का कोई मतलब है, यहाँ नंबर का कोई मतलब है। यानी 1 का मतलब वो जीता है, उसकी नंबर 1 पोजीशन है, 2 का मतलब वो दूसरे नंबर पे है, 3 का मतलब वो तीसरे नंबर पे है। यहाँ पे एक ऑर्डर है, यहाँ पे एक ऑर्डर है, जबकि नॉमिनल में कोई ऑर्डर नहीं था। अगर हम क्लासरूम की बात कर रहे थे कि 1 2 3 तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि 1 जो है ना सबसे बड़ा रूम है, 2 छोटा रूम है, नहीं। या हम आपके क्लास के अगर सीट नंबर की बात कर रहे थे तो अगर किसी का 1 आ रहा था उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं था कि वो स्टूडेंट पहले नंबर पर है, 2 आ रहा था वो दूसरे नंबर पर है, नहीं। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर 1 का मतलब वो जीता हुआ है, 2 का मतलब वो रनर अप है, तीसरे का मतलब वो तीसरे नंबर पे है। इसी तरीके से क्लास में पोजीशन होल्डर्स हैं। जब आप यहाँ से बीबीए पास आउट करेंगे बीबीए 8 में, तो आपके जीपीए के हिसाब से आपका जो ना पोजीशन बनेगी कि भाई ये पहली पोजीशन आया, ये दूसरी, ये तीसरी। वहाँ पे नंबर मैटर करेंगे। वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन का मतलब, उसका मतलब वो पूरी क्लास में टॉप नंबर लेने वाला स्टूडेंट होगा। 2 का मतलब वो दूसरे नंबर पे टॉप लेने वाला नंबर होगा। देखो मकसद, यानी आप समझने की कोशिश करें। क्लास के कार्ड में अटेंडेंस पे अगर नंबर 1 लिखा होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका सिर्फ पहचान है कि भाई नंबर 1 पे फलां बंदे का नाम है। लेकिन एंड ऑफ द सेमेस्टर या एंड ऑफ द ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपको कोई पोजीशन मिलती है तो उसका मतलब है कि भाई ये बंदा सबसे हाईएस्ट नंबर लेने वाला स्टूडेंट है, दूसरे पोजीशन वाला सेकंड हाईएस्ट है, तीसरी पोजीशन वाला थर्ड हाईएस्ट है। तो इसी तरीके से ये जो ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर जो है ना वो वहाँ काउंट करता है। नंबर यहाँ पर भी होते हैं लेकिन ये नंबर के पीछे ऑर्डर होता है। जैसे अगर किसी क्रिकेट की टीम होती है या फुटबॉल की टीम होती है तो उसमें जो है ना वो रैंकिंग होती है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना वो रैंकिंग में पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड की चौथे नंबर पर है, इंडिया की 5वें नंबर पर है, पाकिस्तान की 7वें नंबर पर है। तो ये जो रैंकिंग है इससे हमें पता लगता है कि दुनिया भर में जो क्रिकेट टीम्स की पोजीशन है वो कौन सी है। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये भी नंबर है, लेकिन मसला ये है कि नंबर के पीछे जो है ना एक ऑर्डर है, ये ऐसे नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ नंबर का मतलब है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप बैट्समैन होते हैं, बॉलर्स होते हैं, उनकी भी रैंकिंग बनती है कि भाई ये जो है ना फलां बैट्समैन जो है ना दुनिया का पहला नंबर बैट्समैन है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे आफरीदी है, चौथे नंबर पे मुस्बा है, मिसाल के तौर पर। तो वहाँ पे एक नंबर का मतलब बनता है। नंबर 1 का मतलब वहाँ पे नंबर 1 है। ठीक है, 2 का मतलब वहाँ पे नंबर 2 है। इसी तरीके से जीपीए, आपकी क्लास का जो जीपीए आप लेते हैं उसका भी मतलब है। 4 जीपीए अगर कोई लेता है तो उसका बारे में यही होता है कि वो पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। 2 जीपीए या 2.5 जीपीए लेता है तो उसका यही मतलब होता है वो पढ़ता नहीं है। यानी हाई जीपीए का मतलब वो जो है ना वो अच्छी स्टडी करने वाला स्टूडेंट है, और जो लो जीपीए का मतलब वो कम स्टडी वाला स्टूडेंट है। तो ये जो है ना जीपीए से भी बंदे का पता लगता है, जबकि क्लास रोल नंबर से किसी किस्म का पता नहीं लगता, लेकिन यहाँ से पता लगता है। अच्छी जीपीए का मतलब अच्छी रैंक, लो जीपीए का मतलब लो रैंक। ऑफिसर ग्रेड, आपने सरकारी महकमों में, जैसे मिसाल हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ही देख लें, टीचर्स होते हैं 18 ग्रेड, 19 20 21। तो ये जो ग्रेड है उससे ऑर्डर है
18 ग्रेड का लोअर होता है, 19 का उससे ऊपर होता है, 20 का उससे ऊपर होता है, 21 का उससे ऊपर होता है। तो उससे ये पता लगता है कि ग्रेड का यहाँ ऑर्डर है, यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ पहचान है, यहाँ ऑर्डर है। 18 ग्रेड वाला होगा तो उसका मतलब वो 17 ग्रेड वाले का वाला ऑफिसर होगा, 19 ग्रेड का मतलब वो 18 या उससे नीचे वालों का वाला ऑफिसर होगा, 20 ग्रेड का मतलब वो से नीचे वालों से का वाला ऑफिसर होगा। तो यहाँ ग्रेड का जो है ना मतलब है, या नंबर का कोई मतलब है। क्वेश्चन के अंदर आपको ऑप्शंस नज़र आते हैं, स्ट्रांगली एग्री से लेके स्ट्रांगली डिसएग्री, दरमियान में एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, ये ऑप्शन भी होते हैं। तो इसमें भी जो है ना नंबर है, यानी स्ट्रांगली एग्री को हमने 5 दे दिया, एग्री को हमने 4 दे दिया, न्यूट्रल को 3 दे दिया, डिसएग्री को 2 दे दिया और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 दे दिया। तो ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑर्डर है, ये भी जो है ना ऑर्डिनल स्केल है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रांगली एग्री, इसके ऊपर मिक्स्ड ओपिनियन है, कुछ उसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं, कुछ उसको इंटरवल स्केल कहते हैं। लेकिन ये है कि ये ऑर्डिनल में भी फॉल करता है, क्योंकि अगर आप 5 पे टिक लगा रहे हैं तो उसका मतलब आप स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, अगर आप 1 के ऊपर टिक लगा रहे हैं उसका मतलब स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे नंबर सिलेक्शन जो है उसमें नंबर का फ़र्क है, नंबर का कोई मतलब है। यहाँ पे 5 का मतलब कुछ और है, 4 का मतलब कुछ और है, 3 का मतलब कुछ और है। ठीक है, तो इसीलिए ये ऑर्डिनल स्केल भी है। लेकिन यहाँ पर जो है ना डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट रिसर्चर के डिफरेंट ओपिनियन है, कुछ उसको इंटरवल स्केल कहते हैं, कुछ उसको ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में वही यूनिकली क्लासीफायर्स, यानी इसमें जो है ना वो नंबर होगा, जैसे नॉमिनल में नंबर होता है। प्रिजर्व ऑर्डर्स, जैसे आप अगर थोड़ा सा देखें कि नॉमिनल में सिर्फ यूनिकली क्लासीफायर्स था, सिर्फ ये वाला ऑप्शन था, यानी सिर्फ नंबर था। ऑर्डिनल में देखें नंबर भी था और ऑर्डर भी था, और इंटरवल में देखें नंबर भी है, ऑर्डर भी है, इक्वल्स इंटरवल है, इक्वल्स इंटरवल है। ठीक है, जैसे अक्सर हम क्वेश्चनेयर के अंदर एक ऑप्शन देखते हैं एज रेंज, हम एज लिखते हैं कि भाई एज जो है 21 से 30 साल, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60। फिर वो जो रेस्पोंडेंट होता है वो अपनी एज के हिसाब से उसी कॉलम में टिक लगाता है, क्या यह 21 से 30 साल के अंदर है, 31 से 40 साल के अंदर है, या 41 से 50 साल के अंदर है। ठीक है, तो उसी में टिक लगाता है। तो ये जो रेंज है 21 से 30, देखो इसमें जो ना तकरीबन 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है, इसमें भी 10 का गैप है। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये गैप जो है वो सेम है, ये गैप जो है वो सेम है। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरवल स्केल, इसीलिए हम इसको कहते हैं इंटरवल स्केल, क्योंकि इसमें इंटरवल यानी गैप वो सेम है। या हम सैलरी रेंज दे देते हैं, हम सैलरी रेंज दे देते हैं, हम सैलरी रेंज में कहते हैं कि भाई आपकी सैलरी 20 से 30 हज़ार है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। तो इस रेंज के अंदर भी जो ना वो 10-10 हज़ार का गैप है। तो ये जो गैप इक्वल गैप है, तो ये जो ना इंटरवल स्केल है। ठीक है, इक्वल इंटरवल यानी जो गैप होता है वो इक्वल होता है। क्वेश्चन ऑप्शन, यानी हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन ऑप्शंस को डिस्कस किया कि स्ट्रांगली एग्री को हमने 5 दे दिया, एग्री को हमने 4 दे दिया, न्यूट्रल को हमने 3 दे दिया, डिसएग्री को हमने 2 दे दिया, और स्ट्रांगली डिसएग्री को हमने 1 दे दिया। तो अब देखें स्ट्रांगली एग्री से एग्री के दरमियान जो डिफरेंस है, हमने 5 से इसको 4 नंबर दिया, तो डिफरेंस कितना है 1 का। फिर एग्री से न्यूट्रल में हमने 4 से 3 अगर कोड कर दिया तो उसमें देखो डिफरेंस 1 का है। फिर न्यूट्रल से डिसएग्री, न्यूट्रल का नंबर 3 था, डिसएग्री का 2 था, तो उसमें भी देखो डिफरेंस जो है वो 1 है। फिर एग्री को हमने डिसएग्री को 2 दिया और स्ट्रांगली डिसएग्री को 1 दिया, तो इस दरमियान भी देखो डिफरेंस का जो है 1 का है। तो इन ऑप्शंस के दरमियान जो इंटरवल है, जो डिस्टेंस है वो 1 का है। तो ये भी इंटरवल स्केल में। आखिरी वाला जो ये ऑप्शन है इसमें जो ना वो ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, कुछ उसको ऑर्डिनल कहते हैं, कुछ उसको इंटरवल कहते हैं, लेकिन इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं। रेशो स्केल, रेशो में देखो यूनिकली क्लासीफायर्स यानी नॉमिनल वाली क्वालिटीज़ होती हैं, प्रिजर्व ऑर्डर यानी ऑर्डिनल वाली क्वालिटीज़ होती हैं, इक्वल इंटरवल यानी इंटरवल, नेचुरल ज़ीरो। ठीक है, यानी इसमें नेचुरल ज़ीरो यानी इसका मतलब इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ज़ीरो हो सकता है,
यानी इसका स्टार्ट 0 से हो सकता है। जैसे वेट है, ठीक है, वेट या हाइट या एज, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये 0 से स्टार्ट हो सकती हैं। अब मिसाल के तौर पर वेट्स को हम कंपेयर करें, अली का वेट 80 kg है, खान का 40 kg है, तो अली जो है खान के मुकाबले में डबल है, तो इनका रेशो 2:1 हो गया। रिग्रेशन इक्वेशन हम कहते हैं y इक्वल्स टू b0 प्लस b1x, सपोज y इक्वल टू 5 प्लस 0.5x इफ x इक्वल टू 1, तो रेशो जो होगा वो 0.5:1 होगा। यानी x में x की जगह अगर 1 पुट करेंगे तो y के ऊपर जो फ़र्क आएगा वो 0.5 आएगा, क्योंकि x 0.5 के साथ मल्टीप्लाई होके y के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो ये रेशो स्केल है, तो उसमें नॉमिनल भी हो, ऑर्डर भी होता है, इक्वल इंटरवल भी होता है और नेचुरल ज़ीरो भी होता है। तो ये रेशो स्केल कहलाता है। वैसे रेशो और इंटरवल स्केल में कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, इसीलिए हम नॉर्मली रेशो और इंटरवल स्केल के लिए एक ही यानी इसको स्केल मानते हैं, यानी इसको दो स्केल नहीं मानते। रेशो इंटरवल को हम एक ही स्केल मानते हैं, ठीक है। उसके बाद वैलिडिटी, जो जितने भी ये टूल हैं वो यानी स्केलिंग जो हम करते हैं, स्केलिंग याद रखें, स्केलिंग नॉर्मली क्वेश्चनेयर के अंदर होती है। अब इस स्केलिंग के अंदर जो है वो आपने जो मेजरमेंट किए वो वैलिड होने चाहिए। अब वैलिड क्या है, वैलिड क्या है, वैलिडिटी क्या है? देखो, वैलिड वो चीज़ होती है, मिसाल कोई चीज़ किसी पर्पज़ के लिए बनाई गई, अगर वो पर्पज़ वो सर्व हो रहा है उससे तो वो चीज़ वैलिड है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड है। कोई चीज़ अगर किसी पर्पज़ के लिए बनाई गई, अगर वो पर्पज़ उससे सर्व हो रहा है तो वो चीज़ वैलिड है, अदरवाइज़ वो इनवैलिड है। मिसाल के तौर पर CSS एग्ज़ाम होता है, CSS एग्ज़ाम में जो कैंडिडेट पास करके आता है वो पूरी डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करने के सलाहियत रखता है। अगर CSS क्वालिफाइड के अंदर वो सलाहियत होती है तो इसका मतलब ये है कि वो उनका जो प्रोसीजर था, उनका जो CSS का जो पैटर्न है, जो एग्ज़ाम है, वो वैलिड है। अगर वो पर्पस सर्व नहीं हो रहा तो उसका मतलब वो इनवैलिड है। जैसे आप लोग BBA कर रहे हैं, तो BBA अगर आप लोग कर रहे हैं या MBA कर रहे हैं, एक्सपायरेट या MPhil कर रहे हैं, जो भी कर, तो आप ये बिज़नेस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। बिज़नेस ग्रेजुएशन का मकसद ये है कि ये कोर्स करने के बाद आपको कारोबार चलाने या कारोबार को समझने की सलाहियत आम बंदों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होगी, आप बेहतर तरीके से कारोबार चला सकते हैं। तो मकसद ये है कि अगर ये BBA या MBA करने के बाद अगर आपके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जाती है कारोबार चलाने की, तो इसका मतलब BBA या MBA की डिग्री वैलिड है। लेकिन अगर आपके अंदर कारोबार चलाने की सलाहियत नहीं है तो इसका मतलब ये डिग्री वैलिड नहीं। इसी तरीके से आर्मी की ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग के बाद आर्मी वाले लड़ते हैं, फाइट करते हैं, ठीक है। अगर वो ट्रेनिंग क्वालिफाई करने के बाद कोई फ़ौजी हो, उसका निशाना सही ना हो और ना ही वो जो है ना जंग में लड़ने की सलाहियत रखता हो, तो उसका मतलब उसकी ट्रेनिंग के अंदर कोई ना कोई फ़्लॉ है, कोई ना कोई इनवैलिडिटी है, ठीक है। अगर वो चीज़ वैलिड होती तो उसके रिज़ल्ट आते। यानी वैलिड का मतलब जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई गई, अगर उससे वो मकसद सर्व हो रहा है तो वो चीज़ वैलिड है, ठीक है। हमने मिसाल कोई बंदूक है, बंदूक का मकसद ये है कि उससे गोली निकलेगी और ठीक निशाने पे लगेगी। हम गोली चलाएं दाएं तरफ लेकिन गोली बाएं तरफ चली जाए मिसाल के तौर पर, तो उसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो इनवैलिड है। अगर वो वैलिड होता तो जो पर्पज़ उसका था वो सर्व करना चाहिए था उसको, ठीक है। इसी तरीके से मिसाल IBA का एंट्री टेस्ट है, IBA के अंदर अगर जो दो लोग दाखिले लेते हैं उसका एंट्री टेस्ट है। IBA का एंट्री टेस्ट जो है ना वो बड़ा टेक्निकल तरीके से होता है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पर वो एंट्री टेस्ट कोई क्वालिफाई करता है, IBA के अंदर उसका एडमिशन होता है, लेकिन वो IBA के अंदर जो है ना वो पास नहीं होता, आगे जो है वो डिग्री क्वालिफाई नहीं करता, और ऐसा मेजॉरिटी के साथ अगर हो रहा है तो उसका मतलब IBA का जो टेस्ट का इंस्ट्रूमेंट है वो इनवैलिड है। अगर वो वैलिड होता तो वो क्वालिफाई करने वाले लोग जो है ना वहाँ जाके जो है ना वो मेजॉरिटी में फेल नहीं होते। तो याद रखें, जो इंस्ट्रूमेंट, जो क्वेश्चनियर, जो स्केलिंग हम करते हैं वो अगर वैलिड होगी तो उसके रिज़ल्ट भी वैलिड आएंगे। अगर वो वैलिड नहीं होगी
तो उसके रिज़ल्ट भी वैलिड नहीं होंगे। यानी जो चीज़ हम जिस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं वो पर्पज़ अगर वो सर्व हो रहा है तो वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड है। ठीक है। द एबिलिटी ऑफ स्केल टू मेजर वाट इंटेंडेड टू बी मेजर। ठीक है, जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो अक्सर वो अगर हमारा पर्पज़ हल हो रहा है तो वो वैलिडिटी है। ठीक है, वो नॉमिनल स्केल है तो वो नॉमिनली है, वो ऑर्डिनल है तो वो ऑर्डिनली है। ठीक है, उस हिसाब से अगर हम उसको मेजर करेंगे तो हमें वही रिज़ल्ट मिलेंगे। थोड़ी भी गलती होगी तो हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। रिलायबिलिटी, किसी भी वैलिड चीज़ को बार बार रिपीट करें तो वो रिलायबल हो जाएगी। एक बंदूक से अगर आपने 4-5 मरतबा या 10 मरतबा कोई निशाना लगाया और वो बार बार जो है ना निशाना आपका बिल्कुल परफेक्ट जगह पे है, जो है ना वो सही आपका निशाना था, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि आप उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में रिलायबल हो जाएंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो रिलायबल है, क्योंकि वो वैलिडिटी को आपने बार बार चेक किया। ठीक है, क्योंकि वो बार बार आपको सेम कंसिस्टेंट रिज़ल्ट दे रहा है। इसी तरीके से मिसाल आईबीए में जो टेस्ट होता है उसमें जब जो वो क्वालिफाई कर जाते हैं मेजॉरिटी पर आईबीए में पढ़ने के काबिल भी हो जाती है, तो उसका मतलब आईबीए के टेस्ट को अगर बार बार हम देख लें तो उसके बार बार सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं तो वो रिलायबल बन गया। आर्मी की ट्रेनिंग में जो आर्मी की ट्रेनिंग करके आता है वो जंग लड़ने की सलाहियत उसके अंदर होती है। हमने डिफरेंट आर्मी बैचेस को जब देखा तो हर बार हमें वही नज़र आया कि उनके अंदर जंग करने की सलाहियत पैदा हो जाती है, तो उसका मतलब उनकी ट्रेनिंग अब वैलिडिटी से आगे बढ़ के रिलायबिलिटी की तरफ चली गई। ठीक है, तो रिलायबिलिटी वो चीज़ है कि इंस्ट्रूमेंट को हमने बार बार चेक किया और उसकी जो कि वैलिड पाया गया, और उस वैलिडिटी जो है ना वो कई मरतबा हमने उसको रिकन्फर्म किया तो वो फिर इंस्ट्रूमेंट रिलायबल बन जाता है। द डिग्री टू विच मेजर्स आर फ्री फ्रॉम रैंडम एरर एंड देयरफॉर यील्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट। एक इंस्ट्रूमेंट बार बार आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रहा है तो अब वो वैलिडिटी से आगे निकल के रिलायबिलिटी की तरफ चला गया। जैसे ये ओल्ड राइफल है, मिसाल दिया गया है रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑन टारगेट, टारगेट ए, ये ओल्ड राइफल है, लो रिलायबिलिटी। ठीक है, लो रिलायबिलिटी, क्योंकि देखो एक भी चीज़ निशाने पे नहीं लगी, कभी इधर लग रही है कभी इधर कभी इधर। तो ये टारगेट बी है, न्यू राइफल है, हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, ज़्यादातर निशान आपके टारगेट पे लग रहे हैं, ज़्यादातर निशान आपके टारगेट सी, न्यू राइफल है। ठीक है, रिलायबल है बट वैलिड नहीं है। यानी रिलायबल सेंस में है कि एक ही जगह पे निशाना लग रहा है, लेकिन वैलिड इसीलिए नहीं है कि जिस टारगेट को हमें हिट करना है वो टारगेट के ऊपर वो निशाना नहीं लग रहा, इसीलिए वो वैलिड नहीं है, लेकिन रिलायबल है। रिलायबल इसीलिए है कि वो जितने भी निशाने लगे जो है ना एक ही जगह पर है, लेकिन वो सही जगह पे हिट नहीं किया। रिलायबल तो है लेकिन वैलिड नहीं है, यानी जिस जगह पे हम उसको टारगेट करना चाह रहे हैं वो टारगेट उसमें अचीव नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद वैलिडिटी जो ना फेस या कंटेंट वैलिडिटी होती है। ठीक है, मिसाल हम कोई रिसर्च के अंदर कोई चीज़ कर रहे हैं, इसमें कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कोई जुमला पढ़ रहे हैं, कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, तो उस पैराग्राफ को या किसी से हमने इंटरव्यू लिया, उनसे कुछ हमने सवाल पूछे, उस सवाल के जो जवाब हमारे पास आए तो उसकी वैलिडिटी को हमें चेक करना है कि आया उनने जो जवाब दिया है वो बायस तो नहीं है, बिल्कुल फ्री या अनबायस्ड जो है ना उसका रिस्पॉन्स है, फेयर उसने रिस्पॉन्स किया है। तो इस किस्म की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम जो है ना उसको कंटेंट वैलिडिटी कहते हैं। दूसरी है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर ये होता है कि हम कोई क्राइटेरिया बनाते हैं और उस क्राइटेरिया के अंदर हम कहते हैं कि भाई ये ठीक है, ये चीज़ अगर इसका रिस्पॉन्स ये आएगा तो हम उसको 5 देंगे, ये आएगा तो 4 देंगे। इसी तरीके से वो हमने क्राइटेरिया बना दिया। अब वो क्राइटेरिया के अंदर वो चीज़ अगर पूरी आ रही है तो हम उसको जो है ना वो कहते हैं क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट हम कहते हैं बेसिकली ऐसा वेरिएबल जो डायरेक्टली मेजरेबल ना हो। जैसे ब्यूटी है, अगर हम किसी को खूबसूरत कहें तो खूबसूरती ऐसी चीज़ है कि वो जो है ना डायरेक्टली मेजरेबल नहीं है, उसके पैरामीटर्स हैं कि उसकी नाक कैसी है, चेहरा कैसा है, आँखें कैसी हैं, होंठ कैसे हैं। ठीक है,
तो ये पूरी जो है ना वो खूबसूरती का जो है ना वो क्राइटेरिया है, यानी वो किसी कुछ अदर पैरामीटर्स से जो है ना उसको हम चेक करते हैं। तो वो पैरामीटर्स को चेक करने के लिए अगर वो पैरामीटर वैलिड हैं तो वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाती है। आगे इसके ऊपर बाकायदा डिटेल के साथ डिस्कस होगी, ठीक है। और ये वैलिडिटी जो है वो नॉन करंट या प्रिडिक्टिव, ये दोनों तरीक़ों से पॉसिबल है। रिलायबिलिटी में जो है ना हम स्टेबिलिटी